बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सबसे पहले तो आज जुमे का दिन है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों मुश्किलों का हल इसी में है। आज के दिन जितना हो सकता है दुआ किया करें। हमारा मुल्क इस टाइम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ करे। इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। एक अफरा तफरी का इस टाइम आलम है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर बंदे की अपने मसाइल हैं, परेशानियां हैं और वो उनसे जंग लड़ रहा है। खुदारा किसी को भी जज मत किया करें, क्योंकि हर इंसान जो अपने मसाइल हैं और अपनी चीज़ों से वो खुद अकेले लड़ रहा होता है। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं, जो यकीन करें हम उसके लिए भी जो है अपने दिल में बहुत सारी जो है वो बुरा सोच रहे होते हैं और बुरा अगले बंदे के लिए भी उसको अच्छा फील नहीं होता। इसलिए हमेशा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे। और आज जो हम देख रहे हैं मौसम की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आज फोग है जनाब, बड़ा ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। लेकिन इस मौसम में हमेशा मैं बात करती हूँ एहतियात करने की, कि जितना आप एहतियात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि इस मौसम में जो है क्योंकि साइकिल सवार भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी पैदल भी जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग कामों की तरफ निकले हुए होते हैं। तो स्पेशली इस मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे कि कोई इस तरह का हादसा ना हो जिससे किसी को भी से ज़्यादा अजीज कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि धुंध के अंदर जो है वो आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के अंदर आके जो है वो अपनी गाड़ी को तेज़ ड्राइव करें। वो आप तो चलो किसी हद तक गाड़ी के अंदर महफूज हैं, उसके बाद जो लोग बाहर साइकिल पर जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, उनके लिए मसाइल है। वसीम, जो लोग गदर रेडी चला रहे होते हैं या इस तरह, अच्छा जैसे बाइक वाले भी जिन्होंने पीछे अपना सामान वाले जो लोडिंग रिक्शा होते हैं, उन्होंने कुछ भी इस तरह की जो है ना कि लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता और फिर ना उनका ये पता होता है कि उन्होंने कहाँ से कट मार के और कहाँ से वो निकल आते हैं। डिस्टेंस जो है वो भी शो नहीं हो रहा, तो मसाइल का सामना शहरियों को भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो हमें मोटरवे पुलिस और मोटरवे हुक्काम कहते हैं वो तमाम चीज़ें हमारे बेहतरी के लिए हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उलझ रहे होते हैं कि आप मोटरवे खोल दें, हमने किसी खास काम के लिए जाना। देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो तमाम चीज़ें नहीं। ये तमाम चीज़ें आपकी सहूलत के लिए बंद की गई हैं, क्योंकि अगर मोटरवे पर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, उसकी एक स्पीड लिमिट है, उस स्पीड लिमिट में तमाम लोग जो है वो फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं। अब अगर एक चीज कोई भी जगह पे कहीं भी आके रुकती है और धुंध की वजह से आगे वाले बंदे को नजर नहीं आ रहा, तो चेन एक्सीडेंट होंगे। एक गाड़ी, फिर उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो है वो मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि लोगों ने देखा भी है। रियल इंसिडेंट जो है वो देखेंगे किस तरह एक धुंध की वजह से जब एक गाड़ी टकराती है तो दूसरी को तो नजर नहीं आ रहा ना आगे क्या सूरत हाल है, वो भी उसमें जाके में, तो चेन एक्सीडेंट से बचने के लिए उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो गाड़ी अगली साइड से भी लगती है, अगर वहां से आपकी बचत हो जाए तो पिछली साइड से लगती है। बिल्कुल ऐसे तो इस एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और इसके साथ साथ अच्छा कल ना मैं ये महसूस किया कि कल अच्छी खासी ना आपको गर्मी मुझे दोपहर के टाइम में धूप बहुत ज्यादा तेज, तो मुझे लगा कि यार ऐसा लगता है कि मुझे जनवरी के मिड में कहीं गर्मी तो नहीं आ रही है, हम पता चले कि हम सर्दियों को कहते कहते हम वेलकम कर रहे हैं गर्मियों को। कॉन्सेप्ट हम देखें ना कल, हाँ जिस तरह कल आपने बात की, हमने अपने स्वेटर वगैरह उतार दिए तो हमें लगा बस जितना सर्दी ने बताया, लेकिन सर्दी ने बताया ये सही मानो की आंख मचोली है जो हमारे साथ खेली जा रही है। खास तौर पर सर्दी ने सुन लिया, सर्दी ने कहा अब इनको बताते, मैंने एसी चला लिया गाड़ी में, मतलब ये कंडीशन थी। हाँ, ये मैंने गाड़ी में एसी चला ली, मुझे गर्मी लगने लग गई और मैं तो यार आज तो लगता है ऐसे धूप, ऐसे कड़कदार धूप निकलेगी। और इसी हमारे जो प्लान्स होते हैं ना वो भी हम सराउंडिंग को देखते हुए बना रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि अब शायद इस चीज की भी जरूरत है मुझ समेत कि हम लोग सुबह अर्ली बहुत ज्यादा नहीं उठते, तो हमें इस चीज की भी जरूरत है ताकि हमें अंदाजा तो हो कि दिन का आगाज किस तरह हो रहा है। क्योंकि हमने ऑफिस आना होता है, हम ऑन द स्पॉट 15 मिनट पहले उठते हैं, और लड़कों की तो खैर इतनी तैयारियां नहीं होती जितने
जितने दोशीदाओं को जरूरत होती है, मैचिंग ये वो कोई खास तैयारी भी जरूरत तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लड़के बेचारे 5 मिनट के अंदर अब हमारा टाइम चला गया है। जब लड़के कहते थे अच्छा 2 मिनट में हम तैयार हो जाते हैं, और प्रॉपर लड़कों को भी टाइम चाहिए होता है ना, वो टाइम चाहिए होता है कि सर्दी इतनी ज्यादा होती है, दिल नहीं कर रहा होता रजाई से बाहर निकलने का ना। अच्छा, सर्दियों में थोड़ा इंसान जरा लेजी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में मैं कहती हूँ आपकी ड्रेसिंग का मजा आता है, हाँ। आपका घूमने फिरने का भी मजा आता है। अच्छा, लेकिन उसकी जाहिर सी बात है सर्दियों में लोग जो है वो जरा जल्दी घरों को चले जाते हैं, क्योंकि ठंड होने लग जाती है, तो थोड़ी शामें उदास हो जाती हैं। हाँ, ये है कि शाम के वक्त आप निकले ना तो आपको खुश होते हुए भी एक ऐसी जो है वो आंसर एकदम से ऐसा क्रिएट होता है कि आप वहीं पे लम्हात ऐसा लगता है साकिन हो गए हैं, और आप खामोश तबीयत जो है वो हो जाती है, क्योंकि दूर दूर तक कोई आवाज आपको सर्दियों की रातों में सुनाई नहीं देती, तो वो यादें होती हैं जो आपकी जो है जहनों में गश्त करना शुरू कर देती हैं। फिर ये कहा जाता है कि दिसंबर का जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है मोहब्बत करने वाले और महबूब दोनों के लिए। अच्छा, ये तो साथ साथ हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हमने कहा मौसम की भी बात होनी चाहिए। हमेशा हम मुल्तान की बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम चाहते हैं उजागर करें। यहाँ एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक आम बंदे की आवाज बनकर हम बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद जो हमारे हुक्मरान हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच जाए और मसलों का हल जो है। लेकिन अभी तो हम ये देखते हैं कि सियासी सूरत हाल हमारी इस तरह बिगड़ी हुई है कि चीजें समझ में ही नहीं आती कि शायद हमारे मसाइल जो हैं वो कभी हल होते भी दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। कहना तो नहीं चाहिए, मैं मोस्टली इस तरह का सोचता हूँ कि देखें, आपने खास लम्हात के लिए तालीम हासिल की, मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, मास्टर किया, फिर उसके बाद आपने किसी लेवल पे जाके PMS या CSS की तैयारी की, उसके बाद आप किसी लेवल पे गए और आप जो है सिलेक्ट हो गए। आपने बाकायदा उस खास मजमून की ट्रेनिंग हासिल की, और उसके बाद गवर्नमेंट आपको किसी भी इलाके का ACCT या कुछ भी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे लगाती है। उसमें आपने एक खास उम्र गुजारी, एक खास तजर्बात की बेस पे उस तमाम तर अवामिल को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप किसी सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचे हैं, और अब आप इस नज़रिए पे आके पहुंचे हैं कि आपने मुल्क की भागदौड़ को संभालना है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। होता यह है कि दूसरी साइड पे एक अवामी नुमाइंदा है जिसकी तालीम के बारे में कितना एक जो है वो सवालात उठते रहे कि उसका BA पास नहीं है, इसका MA पास नहीं है, इसकी डिग्री जाली है, इसका फला है। वो अपने पैसे के जोर पर या जिस भी तरीके से जो है वो उठ के आगे आता है, और आगे आने के बाद अवामी, ज़ाहिरी बात है उसके पास भी अवामी वोट हैं, अवामी वोट लेके वो नुमाइंदा मुंतखब होता है, उसके बाद वो मिनिस्टर बन जाता है। अब वो मिनिस्टर जो लोग अपनी ज़िंदगी टेक्निकल वे के अंदर गुजार के जहाँ तक बैठे हैं, पहले उनसे समझता है चल क्या रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट्स में, फिर उनको मशवरा देता है कि आप ये करें, और फिर वो तमाम टेक्निकल लोग किसी हद तक मातहत हो जाते हैं उस पॉलिटिकल मिनिस्टर के कि जिसकी राय आमा को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब ये देखें कि मशवरा कौन दे रहा है, मशवरा वो दे रहा है जिसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने खास बंदे को उठाया, उसको किसी चीज की मिनिस्ट्री दे दी, फलां को हेल्थ की मिनिस्ट्री दे दी। मिनिस्ट्रियां हमारे यहाँ जिस तरह बढ़ती हैं वो हर बंदे के सामने। अब फिर वही लोग जो है वो आगे जाके कानून बना रहे होते हैं, लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद दुनिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में खसूसन चेंज होने की ज़रूरत है। हम 11वीं 12वीं तक तालीम हासिल करते हैं, फिर हम मास्टर करते हैं, फिर हम MPhil करते हैं, फिर हम एक ख़ास सब्जेक्ट को लेकर उस पर रिसर्च करते हैं। फिर वो रिसर्च हमारा यूँ समझें कि हमने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उसके अंदर जो है वो कौम के बच्चों के लिए कुछ असासे तैयार किए और उनको हमने एक किताबी शक्ल दी है जिसको हम थीसिस कहते हैं। वो थीसिस हम मार्केट के अंदर लेके आए हैं। अब होना ये चाहिए कि जितना हमारा उस किताब के ऊपर वर्कआउट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कानून बन जाना चाहिए ना। कि मैंने ये कहा कि क्या मेरा थिएटर जो मेरे माशरे में प्ले किया जा रहा है, क्या इस माशरे की फलाह बहबूद या कल्चर के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं कर रहा? मैंने एक पूरी उसके ऊपर किताब लिखी, मेरा थीसिस सबमिट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हाँ हर माने से, हर एंगल से इस थीसिस को लिखा गया है और ये नज़रिया यहाँ की इत्तफाक करता है कि ये जो माशरे में मौजूदा थिएटर है
یہ اس کی عکاسی نہیں کر رہا تو اس میں سے چیزہ پوائنٹس نکالیں اور اس تھیسس کو اپنے ملک کا قانون بنا لیں. اور پھر اس کے بعد جو قومیں عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھیسس سے قانون اور رائے عامہ جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ بالکل رونگ ہے. وہ تھیسس ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ یا تو لائبریریوں میں پڑھا رہے گا، یا وہ اساتذہ نے کتنے پاس کرا دیے وہاں پہ پڑھا رہے گا، یا وہ اپنے ماں باپ کو دکھا کے خوشی کا آنسر جو ہے وہ مول لیں گے، اور اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی ایم فل اسکالر وہ مارکیٹ کے اندر دھکے کھا رہا ہوگا، اس کے پاس جاب نہیں ہوگی. پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب جو ہے وہ قدم نہیں رکھا. بھائی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اچھا وہی بات آ جاتی ہے، ہم ساری چیزوں کو وہیں لے کر آئے، تعلیمی اداروں کو لے کر آئے. علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہاسپٹلس کی بات کریں کہ کہاں تک ڈیولپمنٹ گئی، کہاں پر جو ہے ایکسٹینشنز ہوئی ان کو آج تک نہیں کمپلیٹ کیا گیا، وہ ابھی کے وہیں پروجیکٹ میں ہیں. ریسنٹلی اگر پروجیکٹ کی بات کروں، یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے 2019 میں اس کا منصوبہ مکمل ہونا تھا. جس ٹھیکیدار کو دیا گیا اس ٹھیکیدار کو ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے کہیں یا کچھ بھی انسر کہیں اس کو وہ وارے نہیں آیا. تو ہمارے یہاں کیا ایسا میکانزم بھی موجود نہیں ہے کہ ہم اس کا الٹرنیٹ کوئی ڈھونڈ کے اس کو کم از کم اس ڈیٹ میں مکمل کر سکیں. 2023 کا آغاز ہو چکا ہے، منصوبہ 2019 میں مکمل ہونا تھا. 3 سال گزر گئے، ابھی تک وہاں کی وہی صورت ہے. اچھا آپ نیشنل 2 کو دیکھ لیں، وہ بھی آج تک اسی طریقے سے کام تو ہو رہا ہے. جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے وہ برآمدوں کے اندر پڑے ہیں، ایک دو لوگ جو ہے وہ وہاں پڑے ہیں. امیر طبقہ تو چلو کسی حوالے سے کسی اور ہاسپٹلس کا رخ کر لیتا ہے، جن بیچاروں کی پونجی اتنی نہیں ہے وہ کیا کریں، وہ مجبوراً جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ آپ بیماریاں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے الٹا بیماریاں اچھا پھر کھٹمل وہاں گھوم رہے ہیں. ہماری یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں ایمرجنسی جو ہے وہ سب سے زیادہ قرار دی جاتی ہے نشتر 2 کے. سب سے اچھی ایمرجنسی آپ کی نشتر ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہم نشتر ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو بہت ہی ویسے مجھے بہت برے دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس چیز پہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ مریض آیا اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے دیکھنا ہے یا اس کی لکافت کرنی ہے. ہو گئے ہیں شاید میرے خیال 2 گھنٹے میں بیچارہ مریض اسی میں ہی پڑا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو بیڈ ہی نہیں مل رہا، تو آپ اس کو بیڈ پہ کس طرح لٹائیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ایک لوکل لیول پہ رہ کے کامن پیپل ہیں، آپ سوچ رہے ہیں. جب میری اس حوالے سے بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چیزیں جب یوز ٹو ہو جائیں تو پھر اتنا اثر نہیں رکھتی. آپ کسی بھی جگہ سے گزرتی ہیں، کوئی انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنا یہ بھی تو گناہ ہے. یہ بھی تو گناہ ہے. اب یہ کیا دیکھیں کہ آپ نشتر کی صورتحال کی جب بات کریں گے تو آپ کو ہر مریض جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حالت زار کے اندر نظر آئے گا. آپ ایک کو سنبھالیں گے، دوسرے کو سنبھالیں گے، تیسرا اس سے زیادہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا کہتے ہیں، ورک لوڈ اتنا زیادہ ہو چکا ہے. صرف ملتان ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کا جتنا علاقہ ہے سب نشتر کا رخ کرے. جب تک نشتر 2 نہیں بنے گا تب تک آپ کی نہیں چیزیں آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھا پھر آپ اگر آپ جس ابھی جو سیکھ رہے ہیں، جو ابھی ڈاکٹری والی سائٹ پر ابھی بچے آ رہے ہیں یا آپ ان کو ہی ابھی صرف اس میں ایمرجنسی میں رکھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ پیشنٹس کو اس طریقے سے خیال ظاہری بات ہے. آپ نے بچوں کو مضبوط اتنا کر دیا ہے کہ آپ نے اگر ان کے سہارے پیشنٹ چھوڑنے ہیں جو پیشنٹ بڑے سیریس کنڈیشن میں، اور لوگ میرے خیال میں جو ٹرینرز ہیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا ہوگا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، ان کو کیسے سنبھالنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کیسے اب چیزوں کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں؟ یہ ایک لمبا فکریہ ہے، یہ ایک سوال ہے، اور اس طرح کے بیشتر سوال جو ہے جو ہمارے حکمران، اور ہم کہتے ہیں یہ سوال ہم کن سے جا کے کریں کہ ہمیں یہ جواب ملے گا، بٹ جواب ہمیں آج تک نہیں ملا. وہ ہمیشہ سوالیہ نشان آپ کی لائف میں رکا ہوا ہے کہ کون اس کا جواب. کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ تمام عنصر اس وقت بدل جاتے ہیں جب کوئی کسی ڈاکٹر کا اپنا عزیز یا اپنا قریبی وہاں پر پہنچ ایسے ہی. پھر تمام لمحات بھی چینج ہو جاتے ہیں، پھر سینئر ڈاکٹر بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، پھر پروٹوکول بھی لگ جاتے ہیں. پھر اگر کوئی میں نے کہا نا، میں نے سینئر ڈاکٹر دیکھا وسیم وہاں پر گرین. بالکل مجھے میری ابھی نانی اماں کی ڈیتھ ہوئی، میں خود گئی، مجھے جانا ہوا تو میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کے جو حالات ہیں اس ٹائم، اور جو پیشنٹس ہیں وہاں پر، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ کون سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، جو پیشنٹ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، جو آپ
آپ اگلے پیشنٹ کو مرنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ پڑا ہے تو اس کو بے سود پڑا رہے، آپ اس کو نہیں دے رہے، وہ مطلب یہ ڈفرینس ہے. ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر کلاس کا، طبقات کا فرق ہے، اور وہی طبقات جو ہے وہ ایک سپیریئر لیول ہے اور ایک دوسرا لیول ہے. سینئر ڈاکٹر آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر ہیں ڈاکٹر کدھر ہیں، ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر نظر ہی نہیں آ رہے. ڈاکٹر نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹروں نے اپنا تمام تر جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ آپ سنبھال لیں اس کو. واقعی یہ ہے کسی حد تک وارڈز میں ہمیں نظر آ جاتی ہے. اور دوسرا ایک اور جو سب سے گندی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہی تمام تر ڈاکٹر انہوں نے اپنے گھروں پر پرائیویٹ اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں ایسے، اور وہ وہاں پر ریکمینڈ کرتے ہیں مریضوں کو کہ آپ لوگ ہمارے کلینک پر آئیں، لاکھوں روپے بھریں، اور وہاں پہ وہی ڈاکٹر کا رویہ بھی بدل جائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی بدل جائے گا، اس کا ایکشن بھی بدل جائے گا، اور وہ جس طرح سے آپ کو ٹیکل کر رہا ہوگا آپ خود پریشان ہو جائیں گے. لیکن یہ وہی ڈاکٹر ہے. the main thing is that money. کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. ویسے کہتے تھے نا ہم جو ڈاکٹری کا پیشہ ہے وہ بڑا عبادت والا، اور آپ کسی بڑا سنجیدہ. اور اچھا یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب لگائیں تو آج کے دور میں کم از کم 1-1.5 کروڑ سے جو آپ کے ڈاکٹر بنتا ہے، تو وہ پیسے ہم نے کہاں سے پورے کرنے؟ انہی سے تو پورے کرنے. لیکن چلے پیسے پورے کر لیں، راستے بہت ہیں، مرتے انسانوں کا تو بھرم رکھیں نا. ابھی دیکھیں میں تو اکثر اوقات سوچ کے بڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں. بڑا سوالیہ نشان بھی اٹھا کے نشتر کے اندر جو لاشیں کا جو معاملہ چلا کہ انسانیت کہیں حد تک ہمیں نوحہ کنا نظر آئی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے یار کس قسم کے آپ انسان ہیں کہ آپ نے انسانی لاشوں کو سر بزم جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ پرندے آئیں اور ان کو نوچیں اور ان کو کھا جائیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتھارسس ہو رہا تھا، ہم تو جو ہے اس کی ہڈیوں کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ماس اوپر سے ختم ہو جائے، اس کو ڈیکمپوز کر رہے تھے. کیا دنیا میں یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں؟ لوگ ٹیکنالوجی کی طرف چل گئے ہیں، ہم نے آرٹیفیشل انسان بنا دیے ہیں، ہم ریبوٹس کی دور کے اندر جی رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم انسانی اعضاء کو جو ہے وہ کھلا چھوڑیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو تو ان کی ہڈیوں کے اوپر ہم اپنی پریکٹیکل کرائیں. دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، میکانزم دیکھیں ورلڈ وائڈ کیا چل رہا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں باہر کی دنیا بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، باہر کے لوگوں کے مسائل شاید اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں باہر کی چیزیں بڑی اچھی ہیں. حالات ہر جگہ ہی میرے خیال میں چل رہے ہیں، مشکل حالات چل رہے ہیں، لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. سنسیریٹی سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے کنٹری کے اندر لوگ اپنے کنٹری سے مخلص نہیں. وہ مرنا پاکستان میں چاہتے ہیں لیکن رہنا باہر چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں موت آئے تو پاکستان میں آئے، ہماری قبر پاکستان میں ہو، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ ساری ابروڈ گزرے اور ہم شاہانہ انداز سے گزار لیں. اور یہی لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری تضحیق ہے کہ میں یہاں چائے بھیجوں یا یہ کروں، وہاں سوری ٹو سے جا کے یہ لوگ ڈوگی نلا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ ہر کام کرنے کو تیار ہیں. اپنے کنٹری میں آپ کے لیے مسائل ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہے، آپ کے ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے، آپ کو گراں گزرتی ہیں باتیں کہ میں کس طریقے سے، میرا ایک پروٹوکول ہے، میرا ایک لیول ہے. بھائی کمال کس چیز کا ہے؟ دیکھیں پیٹ نے آپ سے کھانے کو مانگنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو حلال وے کے اندر دیتے ہیں یا حرام وے کے اندر دیتے ہیں. اور آپ جس وے میں دیتے ہیں اس وے میں نکلتا ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید حساب و کتاب حشر میں ہی ہوا کریں گے، لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں موسٹلی اللہ پاک دنیا کے اندر جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. اور کل رات کو ہی بڑا استغفار کرتے ہوئے اور ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے بلڈنگ سے جس طرح باہر نکلے اور گئے تو بہت بری صورتحال ہوئی تھی کہ 5.5 ڈگری زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا. اس کا بیسیکلی مرکز تو افغانستان تھا، تاجکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور یہ پاکستان کا کچھ حصہ، چنیوٹ، کردو اور اس سائٹ کے اندر ملتان میں بھی جو ہے وہ 4.5 ریکارڈ پر اسکیل پر جو ہے یہ زلزلہ ریکارڈ کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں آپ کو اشارہ دے رہی ہوتی ہیں، قدرت کی طرف سے اشارے تو ملتے ہیں. ہمیں نے اگر پریویس تھوڑی سی اگر ہم سٹڈی کریں تو ہم نے قوموں کو تباہ ہوتے ہوئے ان کا حال دیکھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ میں آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نہیں، ہمیں خود بھی استغفار کی ضرورت ہے، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں. لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے انسان کو کہ جس حد تک ہو سکتا ہے پازیٹیو میسیج جو ہے وہ ڈیلیور ہو، اور ہم خود ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. بالکل، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी, जिस तरह हम थोड़ी सियासत पे भी बात कर रहे थे, मौसम के हवाले से भी हमारी बात हुई, तो हमारे यहाँ के अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो उस पर भी बात करें, साथ साथ हम थोड़ा इस बात पे भी बात करेंगे जनूबी सेक्रेटरीट जो है उसकी क्या सूरत हाल है, उस पर आप से लाजमी बात करूँगी। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हसीब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे हसीब? जी ये वसीम भाई से बात करनी थी और उनसे ये पूछना था कि ना ये जो मार्केट मेडिसिन मार्केट है इसके अंदर जो तारों का जाल है तो उनके लिहाज से कुछ वो करते हैं कि भाई ये तारों का जालों को जरा खत्म किया जाए तो आग लगने का और इसका बड़ा वो होगा। ये किस जगह पे, किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये घंटाघर मेडिसिन मार्केट जो है ना, इसकी जो अंदर तारे हैं बड़ी तारों का जाल ऐसे बने हैं ना कि समझ लें कि अगर कभी भी कोई हादसा हो तो फिर पूरी मार्केट खत्म हो सकती है एक तरह से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, इसके ऊपर हमने पहले भी स्टोरी की थी, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक दफ़ा इस जगह के ऊपर जो है वो इसी तरीके से आग लग भी चुकी है। ये जो घंटा घर है इसके साथ मार्केट है, मेडिसिन मार्केट। ठीक है, एक तो वो मेडिसिन मार्केट है जो हमें रोड्स के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, एक मेडिसिन मार्केट इसके पीछे है जिसमें थोक की दुकानें हैं और वो छोटी गलियां टाइप जो है वहाँ से गुजर रही हैं। तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है हर बंदे को बिजली की तो ज़रूरत है, तो वहाँ पे जितनी भी तारें गुजर रही हैं उनके मुकम्मल तौर पे जाल बने हुए हैं। और आज इसके ऊपर जो है वो हमने आज भी इसके ऊपर स्टोरी करनी है कि इसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना भी है कि किसी भी लम्हे जो है वो किसी को यहाँ पे करंट जो है वो लग सकता है। तो मैपको को भी इस हवाले से चाहिए कि अपना किरदार जो है वो यहाँ पर अदा करे और इस स्टोरी को हम भी आज दोबारा से पॉइंट आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका मसला है इसका अजाला जो है वो हो सके, क्योंकि ख़ास ये मेरे इल्म में है कि ये मुल्तान की सूरत हाल है इस मेडिसिन मार्केट की। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तारों का गुंजा जो है वो आपस में बना हुआ। आप ऐसे ऊपर देखें तो आपको आसमान कम तारे ज़्यादा नज़र आते हैं। वो सारे बिजली की हाई वोल्टेज तारे हैं जो किसी भी लम्हे किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। इसके ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह इसको हल कराते हैं। ठीक है, इस पर मजीद भी बात होगी नाज़रीन, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम शदीद धुंध की लपेट में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए हवा की तो धुंध के साथ साथ सर्द हवा ने भी मुल्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। आज अगर मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो आज हवा में नमी का तनासुब 92% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर ओलिया मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट्स को देखा जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है तो आज मुल्तान चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज शहर ओलिया मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 92% तक रिकॉर्ड किया गया है। धुंध में शिद्दत की वजह से बात की जाए मोटरवेज और फ्लाइट ऑपरेशन की तो मोटरवेज M4 और M5 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह से अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन को भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह से आज अगर बात की जाए धुंध में शिद्दत की वजह से आज विजिबिलिटी कितनी है तो आज इस वक्त सर्द हवा और इसके साथ साथ विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। इसी तरह से अगर आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो आसमा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम बादलों की लपेट में रहने का इम्कान है।
इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है आइंदा 24 घंटों के दौरान और 48 घंटों के दौरान बादलों के साथ साथ मुल्तान में बारिश का इम्कान भी मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि कल और परसों मुल्तान में धुंध का भी शदीद राज रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह हम देख रहे थे कि मौसम वहाँ पे विजिबिलिटी वाकई नहीं है ना, और ये इस हवाले से वाकई बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि इस मौसम में आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। स्पेशली हमारी तो मुल्तान की ट्रैफिक का जो हाल है वैसे वो बहुत ज्यादा बुरा हो गया, दिन ब दिन आपकी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम इतने आराम तलब और सहल पसंद हो गए हैं कि हमने अब मोटरसाइकिल से जो है वो कार और साइकिल से बाइक तक का सफर करके जो है वो कायम कर लिए। रेट्स बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं महंगाई बहुत है, वसीम हम दोबारा साइकिल पे आ चुके हैं। वही बात कर रहे हो, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है। साइकिल पे आ गए हैं, चीजें जो है वो रिवर्स हो रही है और हम लाल टेंट पे भी आ गए हैं, दिया जलाया जाता था हम उसकी तरफ भी आ गए। दुनिया गोल है, हम रिसाइकिल होंगे दोबारा होंगे, अभी हमें थोड़ा सा मजीद टाइम लगेगा। आप सोने की कीमत देखिए, 1 लाख और 82-83 हज़ार रुपये, कुछ 2 लाख रुपए के करीब जो है वो सोना पहुंच गया। 60-70 हज़ार रुपये मैंने खुद लिया था, और अब मैं देख रहा हूँ के पास सोना है, तुम ये एहतियात कर कितना सोना तुमने इकट्ठा कर लिया थोड़ा सा ही है शादी के लिए। हाँ बिल्कुल मैंने कहा सस्ते वक्तों में ले लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ज्यादा महंगा हो जाए। अरे यार सीरियसली, मतलब तो नहीं, एक टाइम था 5,000, 4,000, 5,000 तोले जो है वो आपको सोना मिल रहा था। फिर एक टाइम आया कि आपका अच्छा वो बढ़ता 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 5,000, 4,000 पे भी आपने खरीदा है। हाँ माशाल्लाह, मैं आपकी उम्र का अंदाजा लगा मैंने नहीं, मेरी अम्मा ने। अच्छा ठीक है। अम्मा मेरी हयात थी तो उन्होंने खरीदा, मुझे तो उस टाइम नहीं इतना हुआ। गोल्ड का आपको क्या उसमें होता है, हमने तो जब आंख संभाली गोल्ड 50-60 था, गोल्ड ही इतना महंगा हो चुका था, तो वो तो हमारे ऐसे करीब भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल। इसके अंदर भी जो पाकिस्तानी है उसमें तो आपको किसी हद तक कम मिल जाता है, इसके भी 4-5 हज़ार का फर्क है। लेकिन जो दुबई से आ रहा है 24 की रात सोना, उसका रेट जो है वो अभी भी महंगा है। तो बाहर के गोल्ड में और यहाँ के गोल्ड में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, अब पहले होता था जो हमारी अम्माओं को उनकी शादियों में जो गोल्ड मिला हुआ है उसका कलर और जो आप अब के जो गोल्ड का कलर आप मैच करते हो, बिल्कुल ऐसे ही। आप कहते यार ये गोल्ड वो प्योर था गोल्ड, बिल्कुल। अभी वाले तो बहुत मिलावट है, बहुत मिलावट है। और अगर बहुत ज्यादा प्योर ले लेना तो वो फिर पहना भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो सोना सॉफ्ट इतना होता है कि वो अगर आप उसकी चूड़ी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो आप जहाँ हाथ रखेंगे थोड़ा सा उस पर जोर पड़ेगा वो वैसे ही मुड़ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ मिलावट इसलिए भी की जाती है कि जब आप बिस्किट वगैरह ले रहे हैं, जब आप बिस्किट वगैरह ले रहे हैं सोने का, तो वो तो आपको प्योर मिल सकता है ना, लेकिन जब आप कोई चीज बनवा रहे हैं तो उसकी ज्यादा लाइफ टाइम के लिए हम उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो मेजिश करते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है ताकि ये उसको मुकम्मल लोहा कर देते हैं कि ये कभी जिंदगी के अंदर वो नहीं होगा। ये आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, गोल्ड आपका बहुत महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है वो तंग हैं। आटे के लिए साल का पहला दिन। अच्छा, मैंने कुछ ये भी सुना कि वाकई इसमें यूटिलिटी स्टोर्स पे जो अब आपको चीजें दस्तयाब होंगी वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो है वो कर दिया गया है। क्या आया ये बात दुरुस्त नहीं है? जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आज के दौर में भी एक खास ऐसा तबका है हमारा जो मोबाइल से किसी हद तक दूर हमें नजर आता है। अब एक ऐसी बूढ़ी बेवा खातून जो यूटिलिटी स्टोर पर गई है, आप उसे कहें कि आप अपने मोबाइल से कोड डायल करें और फिर आपको जो है वहाँ से कोड आएगा, वो कोड मिला के उसके बाद आपको एक आटे का थैला और एक घी का पैकेट दिया जाएगा। यार ये कहाँ का तरीका है कि एक हमारे माशरे के अंदर समझे जाने वाले जो लोग हैं, ये बेसिकली हमारा ही है ना सब कुछ। तो उनके लिए जो है वो मुतवस्सित तबका इस तरीके से लाइंस में लग जाना, मैं सुबह आते हुए देखता हूँ बड़ा दिलखराश सा मंजर होता है कि बुजुर्ग आदमी, जवान आदमी, बच्चे, खवातीन जो हैं वो लाइंस के अंदर लगकर आटा ले रहे हैं। ये कौन सा कंट्री है भाई जहाँ पे आटे के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं? बहुत बुरे हालात में का आगाज है और आटे के थैले के लिए जिस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं लाइन के अंदर, जो गुत्तम गुत्ता होने के बाद जो है वो आपको एक आटे का थैला मिल रहा है, कैसी सब्सिडी है? अच्छा वसीम, आज ही मैं आपको बताऊँ, आज में सुबह का टाइम होता है तो बॉइल्ड अंडा जो है वो तो हमारे घर में लाजमी खाया जाता है, ठीक है, सर्दियाँ हैं तो जाहिर सी बात। लेकिन
अब वो अंडे में भी मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अंडे में भी मिलावट है, जिस तरह बीच में आ रहा था मुझे ऐसे ही फील हो रहा था जैसे मैं कोई नकली अंडा खा रही हूँ, यकीन करो। अच्छा, आपको इन चीजों से भी सर्दियों में ज्यादा मोहतात रहना है, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखा ना, हमने 2-4 जगह पे इस तरीके से जो अंडा बन रहा होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी जो है वो वर्कआउट किया। तो ये जो चाय की पत्ती होती है ना, इस चाय की पत्ती को उबालने के बाद इसके अंदर सादे जो अंडे हैं उनको कपड़े में डाल के थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर उसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बार वो कलर उसको चढ़ जाता है, वो हो जाता है देसी। अच्छा, ये वो भी फिर और फिर जो वाइट से हो जाता हाँ। है इसका थोड़ा सा ब्राउन शेड में ना, बिल्कुल, तो वो देसी अंडों में उसको आप देसी अंडों में रख के अच्छा, अब फिर अब देते हैं। दूसरे जो अंडे आपको मिल रहे हैं उनमें ऐसा लगता है कि कोई प्लास्टिक की चीज है, मतलब इस तरह की फीलिंग है, क्योंकि इसमें भी अभी मिलावट आ रही है। मुझे आज थोड़ा सा फील हुआ कि भाई लगता है कुछ अंडों में भी मिलावट आ गई, हर चीज में तो मिलावट है। इसमें आपका दूध आपको जो है वो खालिश नहीं मिल रहा, आपके खाने पीने की जो अशियां हैं उनमें बहुत ज्यादा मिलावट है। लोग भी बड़े मिलावटी हो गए हाँ, शायद, लोग भी बड़े मिलावटी है, ये हकीकत है। जितना टाइम हम अभी देख रहे हैं, लोगों में बनावट है, लोगों में बहुत ज्यादा मुनाफिकत है, लोगों ने कई मास्क अपने चढ़ाए हुए हैं। जाहिर बात है, पहले लोग बड़े सीधे सादे से थे, हाँ, खालिश थे, तो चीजें भी खालिश थी। अब किसी हद तक लोगों में शायद जो है वो लोग भी खालिश नहीं है, लोग खालिश नहीं रहे, तो हाँ, चीजें भी खालिश नहीं रही। ये लेकिन ये अभी भी जो लोग खालिश हैं शायद उनको खालिश चीजें मिल भी जाती हैं, क्योंकि हम दही इलाकों में, दूर इलाकों में बात करें। ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये अच्छे और बुरे दोनों पे ही चल रहा है ये, लेकिन ये है कि तमाम लोग बुरे भी नहीं हो सकते, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, निजाम चल रहा है जी। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी बात हो रही थी एक तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की क्या सूरत हाल है, सेकेंडली हम अगर पानी की बात करें तो इस टाइम जो साफ़ पानी की सूरत हाल है वो, उससे हम लोग ये देख रहे हैं कि साफ़ पानी पीने को मैसर नहीं है। जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए वो कुछ अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे ही वो जो है रूखे सूखे यहाँ पर हम लिखते हैं कि लोग वहाँ पर बातें नहीं, पानी का भी सिस्टम उस तरीके से नहीं चलाया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में वसीम? जनूबी पंजाब में कल रोही ने ही जो है वो खसूसी तौर पर मुल्तान के हवाले से खबर ब्रेक की है, जिसमें 20 लाख के करीब जो मुल्तान के बासी हैं वो पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अब पीने का साफ पानी मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है, वासा की या कारपोरेशन? फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ हमारी आधे से ज़्यादा जो मुल्तान के लोग हैं वो साफ पानी को हासिल करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डाटा इस वक्त मेरे पास है उसमें 67 फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो शहर के बासा चला रहा है। 35 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो निजी इदारे, फलाही तंजीम, ट्रस्ट या एड से चल रहे हैं। इसके अलावा शहर में 80 के करीब जो है वो फिल्टर प्लांट ऐसे हैं जो कि बंद हैं। वो अगर चल पड़े तो हमारे पास एक ख़ास तबका साफ पानी से जो महरूम है उसको मिल जाएगा। अब ये देना किसकी जिम्मेदारी है? कारपोरेशन कहती है बासा की, बासा कहता है कारपोरेशन की, कारपोरेशन कहती है 2016 के अंदर जो है ये इख्तियार हमसे लेकर वासा को दे दिया गया था। बासा कहता है कि मेरे पास फंड नहीं। अगर आपके पास फंड नहीं है तो क्या शहरी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो इसी तरीके से गले की बीमारियाँ, जिगर के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल का शिकार होते रहे ख़राब पानी पीने के साथ साथ, या इसका कुछ हल भी है? और इस वक्त हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि जब तक बनेगा और टूटेगा तो तरक्की होती रहेगी। वो ये कहते हैं कि रोड बनाओ, इसमें भी बचत, रोड को तोड़ो, इसके अंदर भी बचत। अब यही इसमें करने, आप देखें सूरज को रोड के साथ साथ ये जो है एमडीए से सीधा जो रोड जा रहा है, ये सूरज मियानी रोड, इसको लें, ये रोड खराब था, आज तक नहीं ठीक हो पा रहा, ये रोड खराब था। गवर्नमेंट आई गिलानी साहब की, इस रोड को बना दिया, रोड बिल्कुल ठीक हो गया। रोड को बनाने के बाद याद आया कि यार इसके नीचे जो हमने वासा का पाइप डाला हुआ था वो तो बोसीता था, रोड्स पे जगह जगह क्राउन फेलियर होना शुरू हो गए। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, ऐसा काम करो, आधे रोड के अंदर से जो है वो निकाल लो आप इसके अंदर से पाइप्स, और फिर आधे में डाल लो। दोबारा उस रोड को फाड़ दिया उसी दौरे गिलानी के अंदर, और फिर वहां से फटा, फिर उसके बाद लाइन आधी दोबारा डाली गई, उसके बाद रोड बना दिया। अब पता चला कि यार आधी जो लाइन हमने बचा ली थी
वो तो नहीं डाली, चलो अब ये भी फाड़ के फिर मुकम्मल कर लेते। वो आधा बना हुआ उसको फिर फाड़ दिया, फिर उसके बाद तीसरी दफा वहां पे अब लाइन डली है। अब लाइन डलने के बाद बजट नहीं है, अब क्योंकि गवर्नमेंट वैसी वाली नहीं रही, स्टेबल नहीं हो पा रही, तो अब वो रोड गुज़िश्ता 4 साल से खराब पड़ा। सिर्फ एक रोड नहीं, बीसीडी चौक की आप सूरत हाल देखिए। अच्छा, वही आप रोड देख लें जो पुलिस लाइन वाला था, वो भी कुछ बड़ा अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही उस रोड को बनाया गया और उसके बाद फिर अब उसको उखाड़ दिया। हमें याद आता है, ये तो सिर्फ मैं बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, आप गली मोहल्लों में ले तो लोग भी ऐसे ही हैं। आप उनको कह दें कि यार ये हम रोड बनाना चाह रहे हैं, किसी ने अपने गैस का पाइप लाइन को गटर की लाइन डालनी है तो अभी डाल ले, कोई नहीं डालेगा। रोड बन जाएगा, फिर लोगों को याद आएगा कि अच्छा यहाँ तो अभी हमने तो गैस का मीटर भी लगवाना है, वो भी करना है, वो उसको फाड़ देंगे। भाई सारी बात है, जैसे फिर शहरी है वैसे हुक्मरान, लेकिन फिर भी अब हर चीज को हम इस तरीके से नहीं डाल सकते कि बस ठीक है, बेहतर तो हमने, हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी हैं जिसके ऊपर हमें खुद भी 9 नंबर चौक को आपने 6 दफा तोड़ने के बाद दोबारा बनाया, आपने मेट्रो के बाद उसका फिर डिजाइन चेंज किया, फिर आपने दोबारा से रोड को तोड़ा, फिर क्यों बजट को जाया कर रहे हो भाई? पहले एक ये वही नाकिस पॉलिसी, मैं वो बता रहा हूँ ना कि जब आप किसी जो है खास बंदे से जिसके पास उस चीज का बुनियादी इल्म होगा, उससे मशवरे के बगैर जो है वो खुद अपनी मिनिस्ट्री कायम करते हुए जब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही होगा ना। अब मुल्तान शहर के अंदर जितनी पाइप लाइन मौजूद है उसके अंदर आधे से ज्यादा बासा की नाकारा हो चुकी है। वो है जो 8 से 80 साल पहले डाली गई थी, और जो लारी अड्डा था 35 साल पहले इसके ऊपर काम हुआ था, जो जाके अब काम हो रहा है। पूरे मुल्तान के अंदर वासा का बहुत बड़ा मसला है। इस पूरे को हल करने के लिए हमें दोबारा से नई पाइपलाइन डालने की जरूरत है। आधे से कम 1 पाव हिस्से के अंदर हम डाल चुके हैं, बाकी आप देखेंगे हर गली के अंदर आपको पानी खड़ा नजर आएगा। ये तो अभी मौसम थोड़ा सा इस तरह है कि इसमें पानी का यूज कम है। आप गर्मियों में देखें तो मैं कहता हूँ हर गटर जो है वो आपको उभरता हुआ नजर आएगा। और इस वक्त भी आपके एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होती है गल्ला मंडी जो है, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। सब्जी मंडी में चले जाएं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और तमाम तर अवामिल से हमने निमटना कैसे है? 2-4 इस तरह के स्टैंड होते हैं, वो बाद में पता चलता है कि एमडी वासा साहब चेंज हो गए। हाउसिंग जो है वो अपनी तरक्याती जो स्कीमें हैं इस वक्त 82 हैं, उनके लिए ख़ास किस्म की खतीर रकम मुख्तस है, वो आ भी गई है, वो अब इसके अंदर हो रहा है। अच्छा, पॉलिसी किसी और लेवल पर भी जाके खेली जा रही है जो हम समझ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जब तक ये सूबा नहीं बनेगा सेक्रेटरीट फाल नहीं हो सकता। दुनिया में मुल्तान या पंजाब एक ऐसा खित्ता है पाकिस्तान का कि जहां पर एक सूबे में 2 सेक्रेटरीट काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो है कि 2 सूबों को एक सेक्रेटरीट लेकर चल रहा हो, ये तो मौजूद है, लेकिन एक सूबे के अंदर 2 सेक्रेटरीट का होना पहले ये फर्स्ट टाइम जो है वो जिंदगी में कहीं पे देखा जा रहा है, जो कि पंजाब का इलाका जनूबी पंजाब मुल्तान है। इसके अलावा चंडीगढ़ इंडिया की मैं बात करता चलूँ तो उनके 2 सूबों के लिए एक जो है वो सेक्रेटरीट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि हमने पावर्स को सही मानों में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कौन चाहता है कि वो अपनी पावर जो है वो उठा के किसी और को दे दे? बिल्कुल। एक सेक्रेटरी जो यहाँ पे मौजूद है वो 16 तक की अपॉइंटमेंट कर सकता है, 18 तक की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर जितने भी स्केल्स हैं तमाम को लीड जो है वो तख्ते लाहौर से हो रहे हैं। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तक सेक्रेटरीट बनने से भी कोई अजाले कम होंगे। हमें सूबे की ज़रूरत है, सूबे के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना होगा अपना। जब तक इस इलाके को आप सूबा नहीं देंगे, इस इलाके के बुनियादी मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। आप सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप देकर ये बात नहीं कह सकते कि आपने जनूबी पंजाब की महरूमियों को दूर कर दिया, क्योंकि जो नोटिफिकेशन यहाँ से सेक्रेटरी जारी करता है वो नोटिफिकेशन उसी को ओबे करते हुए वहाँ का सेक्रेटरी एंट्री जारी कर देता है। तो मुझे ये बताएं कि आपने सिर्फ खेलने के लिए जो है वो यहाँ पे शैलो बिठाए हुए हैं जिनसे आप ब्यूरोक्रेसी का काम ले रहे हैं। अगर आपने इनसे काम लेना है प्रॉपर लेवल पे तो आप इनको इख्तियारात भी देना। आपने किसी इख्तियारात आपके लाहौर में हैं और चीजें आपकी मुल्तान तो फिर भी हमें कोई फायदा नहीं है उसका। हमें तो कोई फायदा नहीं है आपके। ये मैं अगर कहूँ कि ये खजाने पे बोझ है तो ये बेदरेग ना होगा,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بوجھ ہے جب تک صوبہ نہیں دیا جائے گا. بالکل آپ صوبہ دیں, جنوبی پنجاب کو خود مختار کریں, پراپر سیکٹریز جتنے آپ نے یہاں پر بٹھائے ہیں, 17 محکمے آپ لے کے آئے ہیں, 45 محکمے پنجاب کے باقی جو رہتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ فعال کریں, اور ان سیکٹریز کو اختیارات دیں تاکہ یہ صرف وزٹ کے حد تک نہ رہیں, آگے امپلیمنٹ بھی ہو, جس سے جنوبی پنجاب کے باقیوں کو میں سمجھوں کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے. بالکل ایسی. اچھا وسیم, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. بہت ساری باتیں اور بہت ساری مسائل چیزوں کو ہم نے یہاں پر بیٹھ کر اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے سے گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب, جو کہ سابق چیئرمین شعبہ علومیہ ایمرسن یونیورسٹی ملتان سے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسلامی اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی حمزہ رضوی, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ حمزہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پر, ان کی سیرت پر, ان کے فضائل پر, ان کے کارناموں پر آج ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. تو سب سے پہلے اپنے چلتے ہیں, اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے, لیکن چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ہیلتھ ٹپ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمش پر. جناب آپ کو کشمش کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس کا جو شمار ہے ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. کشمش آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کھانوں میں اسپیشلی جو ہمارے گھر کے میٹھے جو ہے کھانے تیار کیے جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. کشمش میں بہت سے غذائی اجزا بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتاؤں گی اس کی افادیت کو بڑھاتے ہیں. اس میں آئرن جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, جس سے خون کی کمی دور کرنے میں جو یہ ہمیں مدد دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. کشمش کا استعمال جو ہے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے, تیزابیت سے لڑنے میں یہ ہمیں مدد دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے میں بھی اس لیے معاون ثابت ہوتا ہے کہ کشمش میں قدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے جو آپ کو اضافی کیلوریز سے بچاتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو روز اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ان کی افادیت کیا ہے, کس طرح یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں, تو ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. آپ ان کو استعمال کر کے اپنی صحت کو اچھی اور ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا رکھنے میں مدد دیتی ہے. آپ کی صحت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ, اسپیشلی سردیوں میں جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں, کیونکہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو ان میں کشمش بھی آتی ہے. یہ تو ہو گئی آج کی ہیلتھ ٹپ, اور اس کی بات کریں گے جناب. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں. بچپن کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کے متعلق جاننے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ان شرفاء میں سے ہیں جن کی زندگی پاک دامنی کا مظہر ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ جب آمنہ کے لال صاحب کمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا, بتا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے یہ مہتاب نمودار ہوا, تو سب سے پہلے جن شخصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا, آپ پر ایمان لائے, ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. پھر مولا علی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, پھر آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ وہ ایمان لائے, اور پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
बगैर किसी दलील के, कोई आपसे दलील नहीं मांगी, आपसे कोई मोजज़ा नहीं मांगा, कोई शहादत नहीं मांगी, बगैर किसी दलील के फरमाया आमन्ना व सद्दकना। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे दोस्त थे, आपका जाहिर और बातिन जानते थे, आपके साथ ताल्लुक था, लिहाजा आप पर ईमान लाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खसाइल व शमाइल उनमें कूट कूट कर भर दी। उम्मत पर रहीम व करीम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने दीगर सहाबा के फजाइल और उनके बारे में इरशादात फरमाए हैं, उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि ये मेरी उम्मत पर बहुत रहीम व करीम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस्लाम लाने से पहले बहुत मालदार थे। 6 दुकानें उनकी कपड़े की वो मौजूद थी मक्का मुकरमा में। इतना बड़ा वसी कारोबार, और फिर उसके साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा के उन लोगों में थे जो फैसला करने वाले थे, जो जिनकी बात तस्लीम की जाती थी, जिनको एक इज्जत दी जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तरवीज के लिए कोशिश की है। उन्होंने उसकी इशाअत के लिए कोशिश की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा माल अपना लोगों पर लुटा दिया, अल्लाह की मखलूक पर लुटा दिया। हजरत बिलाल हबशी को देखते हैं कि बिलाल हबशी को उनका मालिक मारता है, तपती हुई रेत पर लिटाता है और उनके सीने पर पत्थर गर्म रख देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके मालिक से मुंह मांगी कीमत अदा करके खरीद कर आपने उसने आजाद कर दिया। कितने गुलाम ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जो है आजाद किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में लाओ, जिसके पास जो कुछ है ले आओ। 2 बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ा जिहाद है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के खिलाफ जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और ऐलान फरमा दिया। ये वो वाहिद गज़वा है जिसमें आपने वाज़े ऐलान फरमा दिया, क्योंकि बहुत दूर का सफर था तो सारे सहाबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में जो कुछ था सब कुछ एक चादर में डालकर आप वो गठरी बांध कर अल्लाह के पाक नबी के हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू बकर बताओ तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, इधर क्या ले आए? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो कुछ मौजूद था सारा आपके कदमों में डाल दिया है। अपने घर वालों के लिए फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का नाम काफ़ी है। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत कि सब कुछ जो है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर लुटा दिया। सब, हत्ता कि अपनी प्यारी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में अता फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर इतना एतमाद रखते थे कि जब आपको हिजरत का हुक्म हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दे दिया कि जाओ मक्का की तरफ हिजरत करके जाओ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत हैं जिनका इंतखाब
रहमत आलम रसूल मुकर्रम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उनको साथ लेकर गए, साथ लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ। अब आप देखें इस सफर में जब गार सौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आराम फरमा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का बाहर आ गए हैं। अल्लाह की शान देखें कि उस गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बुन दिया है और कबूतर ने वहां पर अंडे दे दिए हैं, उनको पता नहीं, लेकिन अंदर से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काफिर आ गए, जरा सा अपने पाँव की तरफ देखें तो हम नजर आ जाएंगे। तो अल्लाह ने वहां पर वही नाजिल फरमाई, फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि जब वो दो गार में थे और जो है इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही, साहिब का लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया और फरमाया क्या, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि घबराइए नहीं, हम दो के साथ तीसरा अल्लाह मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए यारे गार भी कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम फरमाया 3 रोज तक, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के और कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नहीं कर रहा। ये सआदत हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया, साथ ही हम हमजा से जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। अच्छा, सबसे हम जिस तरह सीरत पे बात कर रहे हैं, थोड़ा हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु के इस्लाम को कबूल करने के हवाले से भी जानना चाहेंगे। मैंने पहले गुजारिश की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन शख्सियात में हैं जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील नहीं मांगी। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा हमें कोई मौजज़ा दिखाएं, आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, आप कैसे अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं, जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ पर एक दिन आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह की याद में मसरूफ़ थे कि अचानक एक फ़रिश्ता जिसे हम रूहुल अमीन कहते हैं, जिब्राईल अमीन कहते हैं, वो खड़े हो गए सामने से। तो इंसान घबरा जाता है जब यकदम कोई शय सामने आ जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल उन्होंने कहा, इकरा, पढ़िए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा नबी कारियन, कि मेरी शान ये है कि मैंने दुनिया के किसी इंसान के सामने जानवे तल्म से नहीं किया, मेरे नबी का इल्म सबसे ज्यादा है। बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जब किसी का इल्म है, मर्तबा है, मकाम है, तो वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ने इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं बनाया। अब मैं बैठा हूँ, मेरे कई असातिज़ा हैं, मैं जिनके सामने जाता हूँ तो उनके घुटनों को छूता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। तो अल्लाह ने ये गवारा ना किया कि मेरा नबी किसी उस्ताद की इज्जत करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब इज्जत करने वाले, आपको शान उलुल अज़म अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बगलगीर हुए और सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। तो ये वो पहली वही की आयात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा से फरमाया ज़म्मिलूनी या खदीजा, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इफाका हुआ तो आपने ये सारे हालात बताए। बरका बिन नौफल
वो अपने कज़न के पास लेकर गई, वहाँ पर उन्होंने कहा आप तो अल्लाह के नबी हैं। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वही का सिलसिला शुरू हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरी वही नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। तो ये फिर आयात नाजिल होना शुरू की और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने नबी को फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम इल्ला कलीला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही का जब सिलसिला जारी हुआ और आपको हुक्म हुआ, वअंज़िर अशीरतक वल अक़रबीन, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को डराओ, उनको मेरा पैगाम पहुंचाओ। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरा रसूल जो हमने आप पर उतारा है अब इसको दूसरों तक पहुंचाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये अब ऐलान फरमाया और उसके बाद मैंने पहले भी अर्ज किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, मौला अली अलैहिस्सलाम वो ईमान लाए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत हैं जो सबसे पहले जवान मर्दों में ईमान लाए। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के हवाले से भी जानना चाहेंगे और साथ साथ उनके कारनामों के हवाले से भी बात करेंगे। रहमत आलम रसूल मुकर्रम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब खलीफतुर रसूल मुकर्रर हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए बड़े मसाइल थे। एक बात याद रखने की है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी वो शख्सियत हैं जो बानी इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तरवीज के लिए तबलीग की, मुख्तलिफ कबाइल जो है मुसलमान हो गए, बाज़ लोग इस्लाम की हैबत व वक़ात, इस्लाम की जाहो जलाल, इस्लाम की शान व अज़मत से मुतासिर होकर हुए मुसलमान हुए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। सबसे पहला मसला हज़रत उसामा के लश्कर का था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद वो शख्सियत हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे, इनको आपने अडॉप्ट किया हुआ था। जब ईसाइयों के साथ मुसलमानों की मुंडभीड़ हुई और उसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए और हज़रत जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए, दीगर जो है सहाबा शहीद हुए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बड़ा कलक था। आपने एक लश्कर जो है वो तश्कील दिया जिसका सिपा सालार हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बनाया गया और ये लश्कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक से पहले इनको वहाँ से कूच करने का हुक्म था। ये मदीना के करीब ही पड़ाव डाले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी को खैरबाद फरमाकर तशरीफ़ ले गए। तो अब बात जय्यद साहबा की राय ये थी कि जनाब इस लश्कर को रवाना ना करें, हमारे रोम और फारिस के साथ लड़ाइयाँ हैं, कहीं कोई मदीने पर हमला आवर ना हो जाए, तो ये फौज होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस लश्कर को मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, मैं उसको हरगिज़ जो है नहीं रोक सकता, चाहे मेरी लाश को जो है वो परिंदे आकर नोचे, मैं ये काम जो है नहीं छोड़ सकता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रवाना किया और वो लश्कर जो है बामुराद लौटा। लोगों पर धाक बैठ गई, दीगर कबाइल पर जो है धाक बैठ गई कि देखें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी विसाल फरमाया और इनके अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत ये है कि सुपर पावर के साथ लड़ने के लिए ये
आगे चल पड़े हैं। फिर इसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्हें मुनकरीन ज़कात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि आप इनसे, इनके मालों में से ज़कात लें, इनके मालों को पाक करें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, अब लिहाजा हम ज़कात नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जो मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँट देता था और उसको बांधने के लिए रस्सी भी साथ देता था, अगर वो रस्सी नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ भी जिहाद करूंगा। तो ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक की ईमानी कुव्वत। कुछ लोगों ने नमाज से इनकार कर दिया, मुख्तलिफ कबाइल बागी हो गए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तकामत के साथ, इनमें सबसे बड़ा फितना जो है वो झूठे मुद्दाइयान नबूवत का है। उन्होंने देखा कि एक मक्के का यतीम मक्का वो नबूवत का ऐलान करते हैं और 400 जो है उनका नाम फैल जाता है, हर तरफ वो गालिब आ जाते हैं, हम क्यों ना जो है नबूवत। उनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, सज्जा, ये एक औरत थी सज्जा जो है, उसने भी नबूवत का ऐलान कर दिया। इन सब से मजबूत मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसके साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की लड़ाई हुई। जंग यमामा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर भेजे, लेकिन वो इतने मजबूत थे क्योंकि सज्जा ने उससे शादी कर ली थी मुसैलमा कज़्ज़ाब से, और वो इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने सहाबा को नुकसान पहुंचाया। इस जंग में 700 हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में कुमक के तौर पर पहुंचे और ये मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी, इसको कत्ल करने वाला वो शख्स है जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था। वहशी, ये गुलाम जो है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ फरमाया, इसने कहा आज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को ख़त्म करने का अहम मौका है। तो ये भागा और पीछे उसके मुसैलमा कज़्ज़ाब को जाकर वहशी ने जो है वो फिन्नार किया, और उससे में मुसलमान जो है वो फाते की हैसियत से लौटे। तो यहाँ पर एक बात और भी ऐड करता जाऊँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अर्ज़ किया कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर यही जंगों की हालत रही, यही हालात रहे, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमत उज़्मा हमें अता करके गए हैं, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मेहरबानी करें इसको यकजा इकट्ठा कर लें। बाज़ लोग शायद ये ना समझे कि कुरान मजीद पहले यकजा नहीं था, कुरान मजीद यकजा मौजूद था, मस्जिद नबवी में एक संदूक में वो रखा हुआ था, लेकिन किस पर? मुख्तलिफ चीज़ों पर, चमड़े पर लिखा हुआ था, किसी सील पर, किसी जो है पत्थर की सील पर जो है, किसी जो है ऊंट के शाने की हड्डी पर, किसी चीज़ों पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ मौजूद था, मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद था। और फिर हम जानते हैं कि उन लोगों का हाफजा बड़ी कवी था, उनको अपने घोड़ों की 100 नस्लें याद होती थी। बिल्कुल, इसमें मज़ीद हम बात करेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के पे जाने से पहले जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी, बहुत शुक्रिया आपका, हम तो बहुत अच्छी नात आपने पढ़ी। अच्छा, इसके साथ ही हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, एक तो कारनामे पे आ गए हम लोग, एक उनके जो फतुहात थे तो उन पे भी बात कर लेते हैं। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों में और उनकी फतुहात में सबसे पहला जिक्र कारनामे हम वो मुकम्मल नहीं हुआ था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि आप मेहरबानी करें ये कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में जमा करें। हज़रत उस्मान गनी को हम जामिउल कुरान कहते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी जामिउल कुरान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कारनामा है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका सरबराह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया, और उन्होंने सब सहाबा से जिनके पास जो है वो अपने तौर पर लिखा हुआ मौजूद था उसको इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल में उसको आपने जो है वो रखा। तो गुजारिश ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में फारिस और रोम की सरहदों पर चपकलिश जारी रहती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा सिपा सालार अता किया जिसको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। और खालिद बिन वलीद वो शख्सियत हैं जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, सैफुल्लाह का लक़ब दिया। ग़ज़वा मूता में वही शख्सियत हैं जो इतनी बड़ी तादाद में दुश्मनों से मुसलमानों को बचा कर जो है ले आए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तमाम सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया। चुनाचे जितनी भी जंगें हुई आप जो है उसमें देख लें कि जंग यरमूक है या जो है दीगर जंग सलासल है, दीगर जंगें हैं, उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इन सिपा सालारों ने बड़े कारनामे दिखाए और फतूहात के दरवाजे खोले। अजम की तरफ दरवाजे खुले फतूहात के। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर बड़ा मुख्तसर है, तकरीबन 2.25 साल क्या है। तो इसमें एक तो उन्हें शोरशें जो है उनको बंद करना, बगावतों को की सरकोबी है और झूठे मुद्दाइयान नबूवत की सरकोबी है, इन पर आपने काबू पाया। और फिर आपने रफ़ाए आमा के भी काम किए। आपने एक नहज पर जो है वो हुकूमत को चला दिया कि ये है प्राइमीटर, ये है जो है इस तरफ हमने जाना है, ये लाइन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जो है कोई बैतुल माल से इतना कुछ लेते जितना एक आम आदमी को मिलता था, और उसमें से भी अगर उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने थोड़ा थोड़ा बचा कर एक दिन कोई मीठी डिश जो है वो पका ली है तो फरमाया ये कैसे बन गई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा बचाती रही हूँ। तो फरमाया अच्छा इससे थोड़े में भी हमारा गुजारा हो सकता है। तो बैतुल माल से अपने रोजीने में उतनी भी कमी कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही फरमाया करते थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो लाइन हमारे लिए मुकर्रर की है जिस पर जो है बाद में आने वालों के लिए चलना जो है बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुजार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ुल वफ़ात में जब सब लोगों के सामने आपने खुतबा दिया, फरमाया किसी ने मेरे साथ कोई लेना तो नहीं है, किसी का कोई कार्य तो नहीं है। तो जब सब ने कहा कि नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद एक बात फरमाई है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए जो है बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। फरमाया अल्लाह मैंने दुनिया वाले सब लोगों के हकूक़ अदा कर दिए हैं, उन सब को जिसके एहसानात थे मैंने उनके एहसानों का बदला इस दुनिया में दे दिया है। या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत हैं, वो शख्सियत हैं जिनके एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं दे सका तो आखिरत में इन्हें अता करना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, आपने मेराज का वाक़या सुनाया तो लोगों ने बातें की, और अबू जहल वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बाहर मिलता है, कहता देख आज तेरा यार जो है वो आसमान की बातें कर रहा है कि मैं आसमान पर गया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर, और वहाँ इन सिदरतिल मुंतहा फकान काबा कौसैन औ अदना, मैं अल्लाह से मिला
اور ایسی ایسی باتیں ہوئی، تو یہ کیا تو مان سکتا ہے؟ وہ آپ بتا کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ فرمایا، فرمایا ابو جہل کیا بات تو نے آج سنا؟ میں تو روز جو ایسی باتیں سنتا ہوں، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ سچ فرمایا ہے، برحق فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فرمایا ایھا الصدیق، لوگوں جس نے صدیق دیکھنا ہو، سچا دیکھنا ہو، یہ ابو بکر صدیق آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ نے بہت خوبصورتی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حمزہ آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جاتے ہوئے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے یا منقبت سنائیں گے؟ منقبت سنائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔